वर्ष 1968 में राग दरबारी का प्रकाशन हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। इस उपन्यास ने पाठकों और आलोचकों दोनों का ध्यान आकृष्ट किया। प्रारंभ में इस उपन्यास को आलोचकों की तीखी नजरों का सामना करना पड़ा। श्रीपत राय ने कथा पत्रिका के एक अंक में इसे बड़ी ऊब का महाग्रंथ व अतिशय उबाने वाली कुरुचिपूर्ण और कुरचित क्रांति करार देते हुए यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यह रचना अपठित ही रह जाएगी। तो नाट्य आलोचक नेमीचंद्र जैन ने इसे एक शुद्ध व्यक्ति की बेशुमार शिकायतों और खींच भरे आक्षेपों का अंतहीन सिलसिला कहा था। यही नहीं, इस उपन्यास में व्यंग्य के आधिक्य और सब कुछ का मजाक उड़ाने वाली प्रवृत्ति की भी निंदा की गई। परंतु उपन्यास की कुछ खासियत ऐसी थी कि यह रचना हिंदी साहित्य की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली कृति बन गई। आज के इस व्याख्यान में हम श्रीलाल शुक्ल के कालजयी उपन्यास राग दरबारी में वर्णित समाज के स्वरूप को जानेंगे। संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को भाषण दिया था। इसमें आजादी के बाद के भारतीय समाज के विरोधाभासी स्वरूप का विवेचन है। उन्होंने कहा था, राजनीति की दुनिया में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के उसूल को अपनाने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हम अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे के कारण एक वोट और एक मूल्य के उसूल को नकारते रहेंगे। अंतर विरोधों की इस दुनिया में हम आखिर कब तक जिएंगे? इस अंतर विरोधों से ग्रस्त भारतीय समाज को आजादी के बाद एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए जिस संविधान को स्वीकार किया गया था, वह संविधान अनेक मायनों में क्रांतिकारी था। यह माना गया कि संविधान सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका को सुनिश्चित करेगा और राज्य देश के सभी नागरिकों को ऐसा सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराएगा जिसमें जाति, लिंग, धर्म, वर्ण और आर्थिक स्थितियों की बाधाओं को पार कर वे एक समता मूलक समाज बना सकेंगे। यह एक प्रकार से सामाजिक पुनर्रचना का प्रयास था। यह बात उस समय साफ थी कि समाज में वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारे बिना सामाजिक स्थिति को सुधारना संभव नहीं है। इसके लिए स्वाधीन भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि की गई। कृषि में भी नवीन उपकरणों और आधुनिक तकनीक में सुधार लाया गया। गांवों और शहरों को एक दूसरे के साथ सड़कों तथा अन्य मार्गों से जोड़ा गया। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नित नए अनुसंधानों के माध्यम से विकास की संभावनाएं खोजी गईं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार का प्रयास किया गया और कानून के द्वारा बाल श्रम, बेगारी, स्त्री शोषण, दहेज प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों के अंत का प्रयास किया गया। संविधान में दलितों और शोषितों को आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा अन्य सामाजिक प्रोत्साहनों से आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाए जाने के प्रयास हुए ताकि वे आगे बढ़ सकें। यही नहीं, समानता, बंधुत्व और सदाचार जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित करने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य ने अनेक योजनाएं बनाई। परंतु तथ्य यह है कि स्वाधीन भारत के पहले 2 दशक में ही देश के नागरिक यह अनुभव करने लगे थे कि नेहरू युग में जिस आजादी के विराट स्वप्न को लेकर पूरा समाज आशान्वित था, वह आजादी वास्तविक धरातल पर नहीं उतर पा रही। तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय समाज में जातिवाद, संप्रदायवाद, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जैसी समस्याएं मिट नहीं रही हैं, अपितु और बढ़ रही हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि समाज का प्रभु वर्ग इन रूढ़ियों से जुड़े अपने वर्ग हितों पर आंच न आने देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर समाज की एकता, अखंडता के टूटने का डर दिखाकर तथा सामाजिक औदात्य का पाखंड रचकर इन्हें सुरक्षित रखता था। परिणाम स्वरूप अनेक कानून तथा वैज्ञानिक चिंतन की तार्किकता धर्म के घेरे में सुरक्षित रूढ़िवादी सामंतिक हितों को ना तोड़ सकी। इसलिए समाज में निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय बनी रही। स्त्रियां और दलित भी इसी वर्ग में थीं। उस समय का संवेदनशील साहित्यकार
समाज में मौजूद निराशा को न केवल अनुभव कर रहा था अपितु उसे अभिव्यक्त करने के लिए छटपटा भी रहा था। शिवलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी वास्तव में इसी व्यापक सामाजिक छटपटाहट और बेचैनी का सशक्त दस्तावेज है। यह उपन्यास वर्ष 1968 में प्रकाशित हुआ, यानी आजादी के लगभग 2 दशक बाद। इन 2 दशकों में भारतीय जनमानस का नेहरू युग से मोहभंग हो चुका था। देश का सजग मनुष्य देख पा रहा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सांप्रदायिक सद्भाव और जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज का जो सपना आजादी के समय देखा गया था वह टूट गया है। यह एक संपूर्ण नकार का युग था। आलोचक वीरेंद्र यादव इसे बताते हुए लिखते हैं, जिस समय में राग दरबारी की रचना हुई वह संपूर्ण नकार का दौर था। राजनीतिक स्तर पर जहां राम मनोहर लोहिया इस नकारवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे, वहीं साहित्यिक स्तर पर राजकमल चौधरी, धूमिल व अन्य युवा रचनाकार की बड़ी जमात इसे अपनी रचनाओं में व्यक्त कर रही थी। शिवपालगंज को कहें तो एक भारत की समाज का ही एक प्रतीक है। राग दरबारी शिवपालगंज नाम के गांव की कहानी है, जहां शहर में पढ़ने वाला शोधार्थी रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ करने और अपने मामा वैद्य जी से मिलने जाता है। वैद्य जी शिवपालगंज की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र हैं और छंगामल महाविद्यालय के कर्ता धर्ता भी। उपन्यास में रुक्पन, बद्री पहलवान, सनीचर, लंगड़, प्रिंसिपल, खन्ना मास्टर, रामाधीन भीखम खेड़वी और जोगनाथ जैसे पात्र हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में राग दरबारी मात्र एक गांव की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज का प्रतिबिंब बन जाता है। उपन्यास में रंगनाथ को शिवपालगंज आकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिवपालगंज जैसे महाभारत की तरह है, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। यानी यहाँ की राजनीतिक दांवपेच और पैंतरेबाजी, घोटाले, उनके प्रति लोगों की उपेक्षा सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। आलोचक कमलेश इसको बताते हुए लिखते हैं, आजाद हिंदुस्तान की राजनीति इस दौर में चले विकास कार्यों से, सरकार और उसकी नौकरशाही तथा दूसरे औजारों की गतिविधियों से इस दरमियान किस तरह की औलादें पैदा हुईं, उनका व्यक्तित्व शास्त्र, नीति शास्त्र और समाज शास्त्र क्या है, यही राग दरबारी की वस्तु है। राग दरबारी में वर्णित समाज जाति आधारित विभक्त समाज है। यह तथ्य है कि भारतीय समाज में अनेक जातियां हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि की असमानताओं के उन्मूलन के लिए कृत संकल्प है। राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन का चरित्र भी तो जातिगत, धर्मगत एकता का बड़ा प्रमाण बनकर अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाता है। अतीत के ऐसे मूल्य और संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए समानता का संकल्प लेकर जब स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज आगे बढ़ता है, तो यह अपेक्षा रहती है कि अब जातिगत संरचना पूर्ववत नहीं रही, बल्कि उसमें परिवर्तन होगा। परंतु आजाद भारत में एक और जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्ति के लिए नई दिशाओं का संधान किया गया, तो दूसरी तरफ भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत गैर बराबरी, निचली जातियों का उत्पीड़न बना रहा, बल्कि यह तीव्र हुआ। मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार शरण कुमार लिंबाले ने अपनी पुस्तक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में इस पर टिप्पणी करते हुए एक वाक्य कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये वाक्य यह है कि एक मनुष्य और एक मूल्य, यह विचार सर्वत्र फैला पर सामाजिक परिस्थिति नहीं बदली। राग दरबारी में जातिगत भेद के अनेक रूप आपके सामने आते हैं, और ये बात सामने आती है कि सामाजिक हैसियत बनाए रखने वाली उच्च जातियां आजाद भारत में रहते हुए भी जाति के संदर्भ में मुक्ति की संकल्पना से परहेज करती हैं। शिवपालगंज की अनेक घटनाएं और प्रसंग प्रमाणित करते हैं कि आजाद भारत के गांवों में जाति के बंधन आजादी के बाद पूर्ववत ही नहीं रहे, बल्कि उनका रूप और अधिक विकृत हुआ है। शिवपालगंज की चमरही की खस्ता हालत इसका प्रमाण है। यह दलित बस्ती गांव से अलग थलग है। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के अंत का संवैधानिक प्रावधान हो चुका है, पर शिवपालगंज या उस जैसे अनेक गांव, और गांव ही नहीं बल्कि शहरी समाज में भी जातिगत पूर्वाग्रह ज्यों के त्यों बने दिखाई देते हैं। उपन्यास में शिवलाल शुक्ल जी ने लिखा है, संविधान एक कविता है
जिसके सहारे अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश के लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का धर्म है, इसलिए शिवपालगंज में भी दूसरे गांवों की तरह अछूतों के अलग अलग मोहल्ले थे, और उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख मोहल्ला चमरही था, जिसे जमींदारों ने किसी जमाने में बड़ी ललक से बसाया था। उस ललक का कारण जमींदारों के मन में चर्म उद्योग का विकास करना नहीं था, बल्कि यह था कि वहां बसने के लिए आने वाले लोग लाठी अच्छी चलाते हैं। लंगड़ के संदर्भ में भी उपन्यासकार ने जाति का पक्ष इस रूप में रखा है कि निचली जातियों की छाया आज भी ऊंची जातियों के लिए अशुभ है। वे लिखते हैं, तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया, शास्त्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहां आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयां हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज जाति के आधार पर विभक्त है, परंतु यह विभक्ति संवैधानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों की दृष्टि से भी समानता की विरोधी है। श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी में व्यंग्य के माध्यम से इसकी अमानवीयता और अतार्किकता को उभारा है। इस उपन्यास में स्त्रियों की दशा के कई रूप दिखाई देते हैं, परंतु अधिकांश स्त्री पात्र इस उपन्यास में केंद्र में नहीं बल्कि सूच्य हैं, जो विभिन्न प्रसंगों में सामने आते हैं। यह इस उपन्यास की कमी भी कही जा सकती है, परंतु बात साफ है कि आजादी के बाद स्त्रियों को पुरुष के बराबर आने के लिए लंबी सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ी है। उपन्यास दर्शाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को पुरुष से अधिक महत्व नहीं मिलता। बद्री पहलवान का यह कथन पुरुष वर्चस्ववादी सोच का परिचायक है। वे कहता है, रंगनाथ बाबू चाहे जो कहो यही सच है, अपनी जोरू को जो काबू में नहीं रख पाया वह उम्र भर बेचारा ही रहेगा। इस तरह इसके ऊपर कहां तक रोगे। इसी तरह अन्य स्त्री पात्रों की स्थिति भी उपन्यास में है, परंतु वे उपन्यास सूच्य स्थिति में अधिक आते हैं। समाज धार्मिक रूप से विभक्त भी है, इसलिए उपन्यास में धार्मिक रूढ़िवाद और अंधविश्वास के कई रूप सामने आते हैं। भारतीय समाज विभिन्न धर्मों को मानने वाला है और मानने वाले आस्था और विश्वास से अपने आराध्य की आराधना करते हैं, परंतु अनेक बार बहुत भ्रष्ट लोग धन और संपत्ति अर्जित करने के लिए धर्म का रास्ता अपनाते। श्रीलाल शुक्ल धार्मिक अंधविश्वासों का इस उपन्यास में भी विरोध करते हैं। राग दरबारी में वे एक ऐसे प्राचीन मंदिर का दृश्य दिखाते हैं जिसमें देवी के स्थान पर किसी सैनिक की मूर्ति को पूजा जा रहा था। जब रंगनाथ उस मूर्ति के विषय में कहता है कि वह किसी देवी की नहीं बल्कि किसी सैनिक की मूर्ति है, तो पुजारी तथा श्रद्धालु उसके दुश्मन बन जाते हैं। उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं, रंगनाथ सिपाही के वीरतापूर्ण वक्ष स्थल का वर्णन पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही पुजारी ने उछलकर उसे धक्का दिया। उधर पुजारी पूजा कराने और पैसे बटोरने के कारोबार को रोककर पूरी तबीयत से रंगनाथ को गालियां देने लगा। उसका मुंह छोटा था, पर बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को लांघती हुई बहुत टूटी फूटी हालत में बाहर आकर गिरने लगी। थोड़ी देर में मंदिर में गालियां ही गालियां हो गईं, क्योंकि भक्तों ने भी पुजारी की ओर से गालियों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। वास्तव में श्रीलाल शुक्ल ये चाहते थे कि समाज रूढ़िवाद, अंधविश्वास और पाखंड विरोधी बने, परंतु समाज में अनेक प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। यदि हम उस समय के कानून और न्याय व्यवस्था की बात करें तो यह पता चलता है कि यदि समाज में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना हो तो पारदर्शी और समानता पर आधारित न्याय व्यवस्था होनी जरूरी है, परंतु समाज का प्रभु वर्ग, शक्तिशाली वर्ग इन व्यवस्थाओं को नष्ट करता है। इसलिए राग दरबारी उपन्यास में आजाद भारत में कानून और न्याय व्यवस्था को अनेक स्थलों पर प्रश्नित किया गया है और व्यंग्यात्मक तेवर वहां दिखाई देते हैं। उपन्यास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, चुनाव, धर्म, व्यापार, कोऑपरेटिव और यानी हर प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें कानूनों को किस प्रकार से उनका उल्लंघन किया जाता है और वर्चस्व प्राप्त वर्ग हथकंडे और भ्रष्ट तरीके अपनाता है सत्ता हथियाने के, ये वहां दिखाई देता है।
लंबे मुकदमों और विलंबित न्याय प्रणाली का भी इस उपन्यास में उपहास उड़ाया गया है। चाहे वह पंचायत भीकमखेड़ा में कोसहर प्रसाद का मुकदमा हो या लंगड़ की अपनी जमीन की नकल पाने की जो लड़ाई हो। उपन्यासकार इस उपन्यास में कहते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी अदालतों में हुई ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरें कि उनका मुकदमा अधूरा ही रह गया। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए भी अगला जन्म पड़ा ही है। इसी तरह गयादीन और जोगनाथ की मुकदमेबाजी में झूठे गवाह, झूठी दलीलें और झूठी कार्रवाई सामने आती है। चंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा अध्यापकों के खिलाफ लड़े गए मुकदमे में भी झूठे सबूतों के बल पर अध्यापकों की हार होती है। कानून व्यवस्था के कागजी और व्यवहारिक रूप का द्वैत भी राग दरबारी में अनेक स्थलों पर अभिव्यक्त हुआ है। धन से कानून को अपनी मुट्ठी में करने के प्रचलन को उपन्यासकार ने बहुत स्पष्ट रूप में बताया है। इसका एक उदाहरण उपन्यास में शिवलाल जी देते हैं। अफीम के कारोबार में पैसा अच्छा आता है और दूसरे व्यापारियों से ज्यादा स्पर्धा भी नहीं रखनी पड़ती थी। इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी खराबी यह थी, यह कानून के खिलाफ पड़ता था। इसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्त से कहते हैं, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं, कानून मुझसे पूछकर तो नहीं बनाया गया था। तो राग दरबारी में कानून व्यवस्था के इस लचर रूप को दिखाया गया है। सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार उस समाज की पहचान जैसे बन गया है। गांधीवाद की भूमिका को निरंतर उपेक्षित किया गया। गांधीवाद का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि साध्य और साधन की पवित्रता भी बनी रहे, यानी उद्देश्य का गुणधर्म ही नहीं नैतिक रूप से पवित्र हो, बल्कि उस तक पहुंचने के साधन भी पवित्र होने चाहिए। आजादी के उपरांत सच्चरित्रता, ईमानदारी, नैतिकता और परोपकार जैसे अनेक मानवीय मूल्य कुंठित हुए। समाज में ऐसे मूल्यों को धारण करने वाले लोगों की अपेक्षा बेईमानी, अनैतिकता और आत्म केंद्रित भ्रष्ट आचरण करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आजादी के 2 दशक बाद के समय की छवि राग दरबारी के उपन्यास में देखी जा सकती है। शिवपालगंज के माध्यम से भारत के समाज में स्वाधीनता के बाद आई नैतिक गिरावट को यह उपन्यास कलात्मक पुनर्सृजन करके बताता है। चुनाव, पंचायत, सहकारी संस्थाएं, ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्र भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। शिलाशील दिखाते हैं कि एक ऐसा समाज है जहां पर मानवीय गुण निरंतर परास्त हो रहे हैं। लंगड़ जैसे लोग जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, वे भी विवश होकर रिश्वत के तंत्र में पिसने के लिए अभिशप्त हैं। वे रिश्वत देना सीख गए हैं और इस भ्रष्ट तंत्र को राग दरबारी निरंतर दिखाता है और ऐसा लगता है कि जैसे समाज में धनी होना भी व्यक्ति की योग्यता, प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता का आधार बन गया है, भले ही उसके लिए उसने कितने ही घोटाले और गबन ना किए हों। शिला शुक्ल उपन्यास में लिखते हैं, उस पद यानी ग्राम प्रधान के पद के सम्मान में कमी नहीं होती थी, क्योंकि सारे देश की तरह शिवपालगंज में भी किसी भी तरीके से हो अमीर बन जाने से आदमी सम्मानपूर्ण बन जाता है और वहां भी देश की तरह किसी संस्था का फोकट पैसा खा जाने भर से आदमी का सम्मान नष्ट नहीं होता था। ऐसे ही दृष्टि शिवपालगंज में ग्राम विकास के लिए जो कोऑपरेटिव है वहां का गबन जब होता है, उपन्यासकार इसको बताते हुए लिखते हैं, कोऑपरेटिव यूनियन का गबन बड़े सीधे साधे ढंग से हुआ। सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने वाले गबनों की अपेक्षा इसका यही सौंदर्य था कि यह शुद्ध गबन था। इसमें ज्यादा घुमाव फिराव ना था, इसमें जाली दस्तखतों की जरूरत नहीं पड़ी थी, ना फर्जी हिसाब बनाया गया था, ना नकली बिलों पर रुपया निकाला गया। ऐसा गबन करने के लिए, ऐसे गबन को समझने के लिए टेक्निकल योग्यता की नहीं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत थी। और यह उपन्यास दिखाता है कि जनहित की अनेक संस्थाएं भ्रष्ट हाथों में जाकर किस तरह से नष्ट हो रही हैं। उपन्यास प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बहुत जरूरी संस्थाएं हैं उनके अनैतिक चरित्र को, या उसमें भ्रष्ट लोगों के अनैतिक चरित्र को भी व्यंग्य के माध्यम से दिखाता है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, समाज में क्या हालत है,
ये उपन्यास दिखाते हुए बताता है कि वैसे तो सभी नागरिकों का अधिकार होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं, परंतु ग्रामीण और शहरी सेवाओं में गहरी विषमता मिलती है। शहरों में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में यह अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य सेवा के पूरे रूप को सैनिटरी इंस्पेक्टर के उदाहरण से दिखाया गया है। शिलाल जी लिखते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर को कई तरह के काम करने पड़ते थे। वे जेब में लैक्टोमीटर डालकर घूमते और राजहंसों की तरह नीक शेड में भेद ना करने वाले ग्वालों की मोती चुगा करते। छूत की बीमारियों के वे इतने बड़े विशेषज्ञ थे कि किसी के मरने की खबर पढ़कर महज अखबार सूंघ कर बता देते थे कि मौत कॉलरा से हुई या गैस्ट्रोइंट्राइटिस से। वास्तव में उनका जवाब ज्यादातर एक सा होता था, इस देश में जैसे भूखमरी से किसी की मौत नहीं होती, वैसे ही छूत की बीमारियों से कोई नहीं मरता। लोग जो ही मर जाते हैं और झूठ मूठ बेचारी बीमारियों का नाम लगा देते हैं। शिक्षा व्यवस्था भी उस समाज में खस्ता हालत में थी। शिलाल शुक्ल ने स्वयं अपनी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से पूरी की थी। जीविकोपार्जन के लिए वे कुछ समय तक एक विद्यालय में अध्यापक भी रहे। इसके बाद लंबे अपने प्रशासनिक अनुभव से उन्होंने समाज की शिक्षा व्यवस्था को बहुत गहरे से जाना था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आदर्श और यथार्थ एक दूसरे के विपरीत ही नहीं बल्कि विरोधी दिखाई देते हैं। वास्तव में आजादी के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की कमी न केवल शिक्षा संस्थानों की कमी थी, बल्कि उसमें दी जाने वाली शिक्षा भी दोषपूर्ण थी। इतिहासकार विपिन चंद्रा अपनी पुस्तक समकालीन भारत में कहते हैं, शिक्षा में विवेक, तर्क और आलोचनात्मक चिंतन की कमी दिखाई देती थी। यानी शिक्षा अभी तक के चले आ रहे हमारे सामाजिक गठन को बदलने में कारगर नहीं हो रही थी। लोगों में अशिक्षा और अज्ञानता सामान्य बात थी। सन 1951 में केवल 25% पुरुष और 7.9% महिलाएं शिक्षित थीं। पूरे देश में 13,590 माध्यमिक विद्यालय और 7,288 उच्च विद्यालय थे। और आजादी के 2 दशक बाद इन संस्थाओं की संख्या में वृद्धि तो हुई, परंतु संस्थानों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सरकारी विद्यालय प्रशासनिक उपेक्षाओं के शिकार थे। ट्रस्ट व निजी संस्थान भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी और अयोग्यता के रोगों से ग्रस्त थे। शिलाल शुक्ल ने रागदरबारी में छंगामल महाविद्यालय के माध्यम से इसी लचर शिक्षा व्यवस्था का रूप उजागर किया है। वे लिखते हैं, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान उद्देश्यों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने के लिए हुई थी। कॉलेज का चमकीले नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन वैसे ही निर्मल पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़कर। परंतु वास्तव में शिक्षा का यह मंदिर ऐसा था नहीं, अपितु भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका था। वैद्य जी प्रिंसिपल और महाविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देने के अतिरिक्त सब कुछ कर रहे थे। यह समाज किसानी समाज था। स्वयं शिलाल शुक्ल किसानी जीवन को बहुत गहरे से जानते थे। स्वयं उन्होंने किसानी जीवन की अनिश्चितता को गहरे से जाना था, देखा था। वे जानते थे कि किसान दिन रात मेहनत करता है, किंतु उसकी फसल का सही दाम उसे नहीं मिल पाता। मौसम की मार से फसल खराब हो जाए तो कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। उन्होंने एक लेख लिखा था अवध के किसान। इसमें वो साफ कहते हैं, रबी और खरीफ मिलाकर किसी तरह लगान निकल भी जाए तो उधार लिए बिना जीवित रहना और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना अर्थशास्त्र और प्राणी शास्त्र का चमत्कार ही समझा जाना चाहिए। शिलाल शुक्ल रागदरबारी में किसानी जीवन के संघर्षों को बयान करते हुए और प्रशासन और व्यवस्था की चालाकियों का अनेक स्थानों पर वर्णन करते हैं। वे व्यवस्था के काइयापन को इस रूप में उजागर करते हैं। रागदरबारी में वे लिखते हैं, उन दिनों गांवों में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर यह बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही यह मानकर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। इसलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ कर लाते और यह साबित करने में लगे रहते कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। इसके बाद वे ये बताते थे कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। लेक्चर की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती थी।
और एक तरह के शिवपालगंज और की दीवारों पर चिपके हुए या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या यह थी कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अन्न नहीं उपजाते। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर जोर से पड़ता था और भोला से भोला काश्तकार भी मानने लगता कि होना हो इसके पीछे कोई चाल है। राजनीतिक अवसरवादिता का युग था ये, और यहां पर रागदरबारी में इस राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे के साथ साथ चलती है। देश के राजनीतिक तंत्र का भ्रष्ट और अवसरवादी होना उस समाज के नैतिक पतन को दिखाता है। रागदरबारी दिखाता है कि समाज में राजनीतिक नैतिकता और शुचिता के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। यह पूरा का पूरा तंत्र चुनाव केंद्रित हो गया है। धर्म या जाति के आधार पर जनता को बांट दिया जाता है। भ्रष्ट राजनेता धन और बल के प्रपंच रचकर चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बड़े मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। वास्तव में आजादी के बाद देश में पुराने भूस्वामियों और राजनेताओं ने जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का अपहरण कर लिया। राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों के इस दौर को स्पष्ट करते हुए आलोचक वीरेंद्र यादव अपनी पुस्तक उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता में लिखते हैं, उत्तर नेहरूवाद के इस आरंभिक दौर में जनतंत्र कटघरे में था। कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हो रहा था, केंद्रीयताएं टूट रही थी, नैतिकता, सदाचार, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, परोपकार के सामाजिक मूल्यों के प्रति अवज्ञा एवं अनास्था का भाव प्रबल हो रहा था। रागदरबारी इसी राजनीतिक परिदृश्य को दिखाता है। शीला शुक्लित बताते हैं कि वैद्य जी थे और रहेंगे। अंग्रेजों के जमाने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा हो गया तो उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत सारे सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज की इजलास में ज्यूरी और अफसर बनकर, दीवानी मुकदमों में जायदाद के सुपुर्दकार होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में काम करते हुए करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। यह पूरा का पूरा वर्णन वास्तव में उस समय की राजनीतिक व्यवस्था की मूल प्रकृति और प्रवृत्ति को समझाता है। रागदरबारी बताता है कि तत्कालीन राजनीति छल छद्म और जोड़ तोड़ और षड्यंत्रों का नाम है। इसीलिए प्रजातंत्र का विकृत रूप भी इस उपन्यास में दिखाई देता है। आजादी के बाद वैसे तो भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ। यह नया युग था प्रजातंत्र का, परंतु वास्तव में प्रजातंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं रह गई। अगर मूल रूप में हम प्रजातंत्र को समझें तो वह सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वह पूरी जीवन दृष्टि है। इसमें समानता के आधार पर संसाधनों, अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण किया जाता है। यह एक आदर्श व्यवस्था है, परंतु आजादी के बाद राजनीतिक सामाजिक रूप से सशक्त वर्ग ने, आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग ने प्रजातंत्र के रूप को विकृत कर दिया। इसकी एक बानगी रागदरबारी में दिखाई देती है। वे कहते हैं, वैद्य जी ने देखा, उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन के पर पंजों के बल पर बैठा हुआ है। उसने हाथ जोड़ रखे हैं, उसकी शक्ल हलवाहों जैसी है और अंग्रेजी तो क्या, वह शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा। फिर भी वह गिड़गिड़ा रहा है और वैद्य जी उसका गिड़गिड़ाना सुन रहे हैं। वैद्य जी उसे बार बार तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो हमारे रिश्तेदार ही। पर प्रजातंत्र उन्हें बार बार हुजूर और सरकार कहकर पुकारता है। बहुत समझाने पर भी प्रजातंत्र उठकर उनके तख्त के कोने पर आ बैठता है तो जब उसे इतनी सांत्वना मिल जाती है कि मुंह से कोई तुक की बात निकाल सके तो वैद्य जी से प्रार्थना करता है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं नंगा हो रहा हूं, इस हालत में मुझे किसी के सामने जाते हुए शर्म आती है, इसलिए हे वैद्य जी महाराज, मुझे एक साफ सुथरी धोती दे दो। इसी तरह प्रजातंत्र में जातिवाद का बोलबाला है। रागदरबारी कुछ इस जातिवाद को इस तरह से दिखाता है। गांव सभा के चुनाव में रामनगर में एक बार दो उम्मीदवार खड़े हुए,
रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह दोनों ही एक ही जाति के थे, इसलिए जाति के ऊपर वोटों का स्वाभाविक बंटवारा होने में दिक्कत पड़ गई। जो ठाकुर थे वे इस पशुपेश में पड़ गए कि यह भी ठाकुर वह भी ठाकुर, किसे वोट दें और किसे ना दें। जो ठाकुर ना थे वे इस चक्कर में आ गए कि जब अपनी जाति के ही हैं तो इन्हें वोट, जाति के ही नहीं तो इन्हें वोट दिया तो क्या और ना दिया तो क्या। इस पर गांव वालों ने प्रजातंत्र की परंपरा के अनुकूल यह निष्कर्ष निकाला, कोई भी सभापति हो हमारी क्या हानि, उन्हें खाने दो एक दूसरे को। तो कुल मिलाकर समाज में प्रजातंत्र का यही रूप सामने आ रहा था। यदि हम रागदरबारी के समाज को देखें तो नेहरू युग की समाप्ति के बाद का भारतीय समाज एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। शिला शुक्ल देख रहे थे कि स्वाधीनता आंदोलन की गति, विभाजन के झंझावात और लोकतंत्र की सुहानी धूप के बाद एक ऐसा समय आया है जिसमें समाज अब अपने कुरूप यथार्थ को खुली आंखों से देखे। अब यह समय था कि समाज देखे कि किस प्रकार लोकतांत्रिक क्रांति के प्रयोगों की धार को देश का सामंती ढांचा, भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र, काहिल फाइलजीवी नौकरशाही कुंद कर रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल के पास इस यथार्थ को अभिव्यक्त करने के दो मॉडल थे, एक प्रेमचंद का, दूसरा फणीश्वरनाथ रेणु का। इन दोनों रास्तों को छोड़कर श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य का रास्ता लेते हैं, जो साहित्यिक रूप से जोखिम भरा भी था, क्योंकि सामाजिक यथार्थ को व्यंग्य उपन्यास में साधना आसान न था। परंतु श्रीलाल शुक्ल ने तत्कालीन भारतीय समाज के यथार्थ को अपनी पैनी सामाजिक प्रतिबद्धतापूर्ण दृष्टि से उजागर किया है।